नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है जहाँ भी हैं वहाँ पर आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे और खूब सारे मज़े कर रहे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है, इसमें आप हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आने वाला जो वर्ण विचार वाला सेक्शन है, उसको बहुत अच्छे से समझ जाएँगे। अब आपको ये भी समझ में आ जाएगा आज का वीडियो देखने के बाद में कि हिंदी जो है, वो वाक़ई में कितनी वैज्ञानिक और कितनी साइंटिफिक लैंग्वेज है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर हम और देखते हैं वर्ण विचार यानी ऑर्थोग्राफी को। सबसे पहली जो लाइन यहाँ पर लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है कि जो हमारी मौखिक भाषा होती है ना, उसकी जो मूल ध्वनियाँ होती हैं, उनको व्यक्त करने वाले जो चिन्ह होते हैं, उनको हम वर्ण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं एक काम करता हूँ कि अब ना लाइन को हाईलाइट करने की जगह अंडरलाइन करते हुए चलता हूँ और आपको जो चीज़ें मुझे बतानी है प्रैक्टिकली उसको थोड़ा बहुत लिखते हुए भी चलता हूँ, ठीक है? एक पेन और कॉपी जो है वो आप भी अपने साथ रख सकते हैं चीज़ों को नोट करने के लिए। अब जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, मूल ध्वनियों के बारे में मैं आपको बता रहा था। जैसे कि मैं जब आपसे कहता हूँ ना क, तो क जब मैं आपसे कहता हूँ तो उसके लिए ना एक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है लिखने के लिए देवनागरी लिपि में, ये जो मैंने अभी स्क्रीन पर लिखा आप देख पा रहे हैं, है ना? तो इन्हीं को जो हम हैं वर्ण कहते हैं। जब भी मैं आपसे कुछ कहता हूं, उसको लिखने के लिए हम जिन अक्षरों का प्रयोग करते हैं, जिन चिन्हों का, संकेत चिन्हों का प्रयोग करते हैं, वही क्या कहलाते हैं? हमारे वर्ण कहलाते हैं। तो स्पष्ट है। इसके बाद में आगे क्या लिखा है कि रचना की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या है? वर्ण है। जब भी हमें किसी चीज की रचना करनी हो तो जिन चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं वो क्या है? वही वर्ण कहलाती है। जैसे क, ख, ग, घ, अ, आ, ई, ये सब व्यंजन हैं, स्वर हैं। तो ये सारी चीज़ें जो स्वर हैं, जो व्यंजन हैं, ये सभी के सभी वर्णों का ही जो है वर्गीकरण है। ठीक है? तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई कि जो चिन्ह है जिनसे हम अपनी मूल ध्वनियों को प्रदर्शित करते हैं, व्यक्त करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और रचना की दृष्टि से जो वर्ण है वो सबसे छोटी इकाई भाषा में होती है, भाषा की होती है। तो अब अगर आपको देनी हो परिभाषा, तो कैसे देंगे आप परिभाषा वर्ण की? तो आप यहां पर देख रहे हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि वह छोटी से छोटी ध्वनि या मुंह से निकली आवाज जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सके, वर्ण कहलाती है। अब आप क को और ज्यादा नहीं तोड़ सकते। जैसे क में भी आपको पता है ना कि क को अगर आपको तोड़ना हो तो कैसे तोड़ेंगे? एक मिनट के लिए आप थोड़ा यहां पे ध्यान दीजिए। ये जो है व्यंजन और स्वर से मिलकर के बनने वाली कहानी है। जैसे ये, अब आप इसको कहेंगे कि इससे मिलकर के ये पूरा का पूरा जो है क ऐसा बनता है। लेकिन सच्चाई क्या है? वो यही है कि आप और अधिक इसको जो है अब नहीं तोड़ सकते, इसको जो है आप नहीं तोड़ सकते। तो यही जो है क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। ठीक है? अब यहां पर एक चीज समझिए परिभाषा के बाद में कि जिस रूप में हम वर्ण को लिखते हैं ना, जिस रूप में हम वर्ण को लिख देते हैं, उसे हम कहते हैं अक्षर। ध्यान से समझिए। जैसे हमने वर्ण को कैसे लिखा? अ, उ, ए, ग, झ, ढ, प, व। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये हैं अक्षर। इन्हें आप कहेंगे अक्षर। ठीक है? अब एक और परिभाषा यहां पे लिखी है, इनको थोड़े ध्यान से समझिएगा। क्या लिखा है? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी की अगर हम बात करें खास तौर पर, तो हिंदी में 52 वर्ण है, यानी 52 आप यहां पे देखेंगे वर्ण है जिनका प्रयोग देवनागरी लिपि में किया जाता है। इसके ठीक पिछले वीडियो में हमने बहुत अच्छे से ये समझ लिया था कि लिपि और भाषा में क्या अंतर होता है, विभाषा क्या होती है, उपभाषा क्या होती है, और देवनागरी लिपि जो है इसका विस्तार कैसे हुआ, देवनागरी लिपि का जन्म कौन सी लिपि से हुआ है, ये हमने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से देख लिया था अध्याय 1 में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप अभी जाइए और उस वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद इस वीडियो पर आइए। ठीक है? अब देखिए यहां पर हिंदी वर्णमाला दी हुई है। मैं इस हिंदी वर्णमाला को एक बार आपके सामने जो है पढ़ देता हूं, आपको इससे कुछ चीजें समझ में आएंगी। देखिए सबसे पहले कैसे, मैंने अगर आपसे अभी कहा है ना कि हिंदी में 52 वर्ण है जिनका प्रयोग कहां होता है? देवनागरी लिपि में होता है। तो इनको भी हमने कितने हिस्सों में बांटा है, इसको थोड़ा समझिएगा। हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले आप देख रहे हैं कि 11 वर्ण आपको दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ और ऋषि। ठीक है? ये अलग 11 वर्ण है, इनको आप अलग रखिएगा 2 मिनट के लिए। वर्ण मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं जानता हूं
कि ये व्यंजन है, स्वर है, लेकिन फिर भी अभी मैं आपके सामने इसको प्रस्तुत करने के लिए ऐसा कह रहा हूं। आप इसे अभी फिलहाल के लिए वर्ण से समझिए। फिर है दूसरे स्थान पर अम और आहा। इन दोनों को हमने अलग रखा है। क्यों अलग रखा है? पहले 11 के साथ ही इन्हें क्यों नहीं लिख दिया गया? ये पूरा का पूरा वर्गीकरण स्पष्ट तौर पर अभी आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद में 33 को हमने अलग रखा है। वो 33 कौन कौन से हैं? क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। ये 33 अलग है। ठीक है, ये 33 अलग है। इसके बाद में दो और ग्रुप हैं, एक है ढ, एक है ढ। इसके बाद में ये दो अलग हैं और फिर इनके बाद में चार है, जैसे छ, त्र, ज्ञ, श्र। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये चार अलग हैं, आप भली भांति इनको समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं वर्ण भेद की। इनको हमने अलग क्यों लिखा, ये अब आप समझने वाले हैं। वर्ण भेद, भेद का मतलब क्या होता है? वर्णों के हिस्से। आप समझिए, वर्णों को हमने जिन भागों में बांट दिया है, जितने उसके हिस्से अलग अलग किए हैं, है ना, या जो उसके अलग अलग हिस्से, उनको भेद कहते हैं। जैसे प्रकार समझ लीजिए, उच्चारण और प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर? उच्चारण करना और प्रयोग करना। इसके आधार पर हिंदी वर्णमाला के जो वर्ण हैं उनको हमने दो भागों में बांट दिया है। कितने भागों में बांट दिया है? दो भागों में बांट दिया। कौन कौन से दो भाग हैं? एक है स्वर और एक है व्यंजन। स्पष्ट है, बड़ी सरलता से आप समझ गए हैं कि हिंदी वर्णमाला के जो वर्ण हैं उनको उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हमने दो वर्गों में बांटा है। एक है स्वर और एक है व्यंजन। सबसे पहले बात करेंगे किसकी? स्वर की बात करेंगे कि स्वर क्या होते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से करते हैं, हम एकदम स्वतंत्र रूप से खुलकर करते हैं, उन्हें ही हम कहते हैं स्वर। एक बार बोल के देखिए, अ, एकदम स्वतंत्र रूप से आपने इनका उच्चारण कर दिया। और अगर हम हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या की बात करें कि स्वर कौन कौन से हैं, तो ध्यान दीजिएगा, वो है अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, अब विशेष बात जो यहां पे आपको जाननी चाहिए, हमने अम और अह को अलग लिखा था, याद है ना आपको? तो ध्यान से सुनिएगा कि देवनागरी जो वर्णमाला है इसमें अम और अह को स्वरों के साथ लिखा जाता है, लेकिन वास्तव में जो अ है वो अनुस्वार, ये जो बिंदी ऊपर लगी हुई है, और अह जो है जिसमें विसर्ग लगा हुआ है, ये व्यंजन है। ध्यान से सुनिएगा, स्वर उच्चारण के बाद ही इनका उच्चारण संभव होता है। जैसे कि अगर स्वर ना हो तो इनको आप उच्चारित नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए जैसे संस्कार, इंगित, अतः, प्रातः आदि। इनमें आप देख रहे हैं कि पहले हमने व्यंजन को उच्चारित किया, फिर स्वर आए और उसके बाद में ये विसर्ग और अनुस्वार उससे जुड़े हुए हैं। जैसे प्रातः में त के बाद लगा हुआ है विसर्ग। समझ गए? तो विसर्ग का प्रयोग हिंदी में प्रचलित संस्कृत शब्दों में ही होता है। हमने इसके पिछले वीडियो में ये जाना था ना कि जो खड़ी बोली है उसमें संस्कृत के अधिक से अधिक शब्दों का प्रयोग किया गया, मिलाया गया, और फिर उसी से क्या बनी? हमारी हिंदी बन गई। और खड़ी बोली में जब फारसी और अरबी शब्दों की अधिकता हो गई तो उससे फिर उर्दू बन गई। समझ गए ना आप? ठीक है, अब हम बात करते हैं स्वरों के भेद की। तो मुख्य रूप से स्वर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक है ह्रस्व और एक है दीर्घ। अब ये ह्रस्व स्वर क्या होता है और दीर्घ स्वर क्या होता है, इसको भी थोड़ा विस्तार से यहां पे समझ लीजिए। जो मैं कह रहा हूं ना ह्रस्व स्वर, तो ये वो स्वर है इनके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है, और इनकी संख्या जो है वो चार ही है, चार से ज्यादा नहीं है। जैसे अगर आपको बोलना है अ, आपने झट से बोल दिया अ। अब छोटा ई बोलिए, ई, आपने ई बोल दिया। छोटा उ बोलिए, उ, बिल्कुल जल्दी बोल दिया। ऋषि, रु, आपने झटपट बिल्कुल बोल दिया। अब जो दीर्घ स्वर है स्वाभाविक है, जो बड़े हैं, जैसे अ के बाद क्या आता है? आ, इनको बोलने में आपको थोड़ा अधिक समय लगता है, या कह लीजिए कि जो ह्रस्व स्वर है इनसे दुगना समय लगता है। वहीं यहां पे लिखा हुआ भी है कि इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 7 है। टोटल कितने हो गए? 7 और 4 11, है ना? अब देखिए ऊपर पहले वाले वर्गीकरण में मैंने यहां पर आप देख रहे हैं 11 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये 7 कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है, समझ गए? ये 7 है।
अच्छा, एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ह्रस्व स्वर में छोटा ए नहीं है, छोटा ए नहीं है, वो जो है वो किस में है, दीर्घ स्वर में है, क्योंकि उसको बोलने में भी समय तो लगता है। अब इसके बाद में क्या लिखा है, दीर्घ स्वर से भी लंबा प्लुत स्वर होता है, इसको बोलने में और समय लगता है। जैसे ये चिन्ह आप देख रहे हैं यहां पे, ये वाला देखिए, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इस चिन्ह को देखिए, ये नाटकों के संवाद में इसका प्रयोग होता है, अनुनासिक और अनुस्वार। अब दोनों को समझते हैं, लेकिन इसका प्रयोग कैसे होता है, जैसे मैं बताऊं, अगर आपको बोलना हो ना राम, तो राम जब आप बोलेंगे, जैसे कोई किसी को बुला रहा हो राम, है ना, या फिर ओम, लंबा बोल रहे हैं हम, तो उसमें ना हम यहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं। राम में आपको पता है र के साथ एक मात्रा लगी होती है ना, लेकिन वहां पे हमने अगर ये 2-3 बार उपयोग कर दिया तो इसका ये अर्थ हो गया कि हम लंबा खींच रहे हैं, दीर्घ स्वर से भी लंबा। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्लुत स्वर। ये आप ध्यान में रखेंगे, इसको कहते हैं क्या, प्लुत स्वर। ठीक है, अब 2 मिनट के लिए समझ लीजिए यहां पे अनुनासिक क्या होता है। अनुनासिक मतलब क्या, जब हम स्वर का उच्चारण कर रहे हैं ना, तो उसको एक तो हम अपने मुख से तो बोल ही रहे हैं, लेकिन हम नाक का भी प्रयोग उसमें हो रहा है, तब हम उसे कहेंगे अनुनासिक। नासिक मतलब नासिका मतलब नाक, ठीक है। अनुनासिक स्वर वो तभी कहलाता है। इसीलिए यहां पे लिखा हुआ भी क्या लिखा है, जब स्वर मुख और नाक से बोला जाता है तब वह अनुनासिक स्वर कहलाता है। जैसे आंख बोल के देखिए एक बार, आंख बोलिए, नाक बंद करके बोलिए आंख, नहीं बोल पाएंगे। आंख सही तरीके से कब बोल रहे हैं, जब नाक आपकी खुली हुई है। आंख, मुंह, दांत, ऊपर चंद्रबिंदी लगी है ना, आंगन, समझ जाइए ये अनुनासिक व्यंजन के अंतर्गत आता है। अब अनुस्वार मतलब क्या है, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। जिस स्वर के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है उसे अनुस्वार कहते हैं। नाक से ही हवा निकलेगी, मुंह से यहां पे नहीं निकलती हुई प्रति, जैसे संत, संत, अब नाक बंद करके बोलिए सत, आप नहीं बोल पा रहे, ना की ध्वनि को आप उच्चारण ही नहीं कर पाएंगे। तो संत, गंगा, कंस, इन सभी में आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि ये जो है क्या है, अनुस्वार है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण ह ध्वनि के समान होता है। इसका चिन्ह जो है ये है विसर्ग वाला, जैसे अतः में इसका प्रयोग है, प्रातः में इसका प्रयोग है, स्वतः में इसका प्रयोग है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में अच्छे से आ गई होगी, आ रही होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्वरों के मात्रा चिन्हों की। ठीक है, तो स्वरों की मात्रा चिन्हों की बात कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। स्वरों में जो मात्रा चिन्ह होते हैं ना, वो बिल्कुल निश्चित होते हैं, आप मान के चलिए बिल्कुल निश्चित है। और इन चिन्हों का जो प्रयोग है वो व्यंजनों के साथ किया जाता है। कैसे किया जाता है, व्यंजनों के साथ किया जाता है। अब व्यंजन क्या है, थोड़ा सा यहां पे इसको ध्यान से समझिएगा। व्यंजन स्वयं में कैसे होते हैं, आधे होते हैं। कैसे होते हैं, बिल्कुल आधे होते हैं, और इनके साथ स्वर लगने से ये पूर्ण हो जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था ना कि क है, इसमें अ जोड़ दिया तो ये पूरा क बन गया। समझ गए आप, तो इसलिए यहां पे ऐसा लिखा हुआ है कि इनके साथ स्वर लगने से ये पूर्ण हो जाते हैं। इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से ही किया जा सकता है और कोई दूसरा तरीका नहीं है। इनके साथ स्वर मात्राओं के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण से आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। उदाहरण होते ही इसीलिए हैं ताकि हम चीजों को बहुत अच्छे से समझ सकें। जैसे स्वर है अ, अब आ का प्रयोग करेंगे तो मात्रा चिन्ह तो आ का तो नहीं होता, आ का जरूर होता है। आ में आ की मात्रा लगती है ना, अ के लिए कोई भी मात्रा चिन्ह नहीं है। हाँ, मात्रा का प्रयोग करना हो तो कैसे करेंगे, जैसे अभी मैंने आपको ये बताया था, यहाँ पे लिखा हुआ है क, अ जोड़ दिया, क बन गया, पूरा क बन गया। अब उदाहरण के लिए इसको बोलेंगे कैसे, जैसे कलम, सरल, तो कलम में, ल में, म में, स में, र में, ल में, सब में अ निकल रहा है। क बोलिए, क, अ आया अंत में, ल, अ आया अंत में, बिल्कुल ऐसा। आ के लिए, आम का, इसमें मात्रा चिन्ह ये है जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है। मात्रा का प्रयोग हम इस तरह से करते हैं, क में आ की मात्रा का। अब बोल के देखिए, गाला, चारा, वगैरह वगैरह। ठीक है, ये जो है ये जो आपको दिख रहा है ना, ये हमने अंग्रेजी से लिया है। अंग्रेजी की वजह से यहां पे लेना पड़ा हमें, क्योंकि अंग्रेजी में इसका प्रयोग जैसे ऑस्ट्रिच, अब ऑस्ट्रिच बोलना है तो हमें ऑ के लिए, इसका ये आ नहीं है, ये ऑ है, ऑ। तो इसमें अब इसकी मात्रा कैसी है, ये इस तरह की मात्रा है, इसका ऐसा प्रयोग होगा। क में आ की मात्रा, अब इसमें यहाँ पे एक बिंदी ऊपर लगानी थी, यहाँ पे PDF में नहीं लगी, क, तो इसको का नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे क। कॉलेज, डॉक्टर, है ना। एक होता है को, एक होता है का, और ये है कॉ। ठीक है, कॉक, कॉ, कॉलेज, डॉक्टर, ऐसे। फिर है ई,
ये छोटी की मात्रा है ना, मात्रा चिन्ह छोटी की ऐसी होती है। क में इसका प्रयोग कैसे होगा, इस तरह से होगा। फिर आप किसको लिखेंगे, किस, गिरी, किसने किया, किसके पास गए थे, है ना, गिर, गिर गया, इस तरह से। बड़ी की मात्रा इस प्रकार लगती है, आप देख रहे हैं, जैसे क में लगाई, की, कीचड़, कीमती, इस तरह से। ठीक है, बहुत ही सरल है, बड़ी सरलता से आप चीजों को समझते चले जा रहे हैं। छोटा ऊ, इसकी मात्रा ये होती है जो आपको स्क्रीन पर अभी दिख रही है, मैंने हाईलाइट किया है। क में लगाएंगे छोटा ऊ, कु हो जाएगा। इसको लंबा नहीं खींचेंगे, कु नहीं बोलेंगे, कु बोलेंगे, जैसे कुल, पुल, इस तरह से। अगर बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो वो ऐसी लगाएगी, और क में लगा देंगे तो फिर अब इसका उच्चारण लंबे समय के लिए होगा, जैसे कि कु, है ना, कूलर, कूप, ये दीर्घ स्वर है, ये ह्रस्व स्वर नहीं है, बड़ा ऊ, है ना। वहीं पे छोटा ऊ जो था वो ह्रस्व स्वर है, क्योंकि उसके उच्चारण में समय कम लगता है। रु, ऋषि, इसकी मात्रा ऐसी होती है जैसे कृ, कृपया, ग्रह, इस तरह से। एक होता है ग्रह, है ना, वो कैसा लिखते हैं हम, वो ऐसा लिखते हैं ग्रह, और ये है गृह, इस तरह से लिखा जाएगा, ग्रह। समझ गए आप? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यह है छोटा ए, इसकी मात्रा ये है, इसको लगाएंगे, बोलेंगे के, केला, केरल, ऐसे। बड़ा ए है, इसकी मात्रा ये है, जैसे कई, कैसा, भैया, इस तरह से। समझ गए? ओ है एक छोटा, इसकी मात्रा ऐसी होती है, क में लगा देंगे तो को बोलेंगे, जैसे कोटर, तोता, है ना, इस तरह से। एक है औ, औरत का, इसकी मात्रा ऐसी है ना, ऐसे ही पढ़ते हैं ना हम। क में औ की मात्रा कौ, कौआ, कौन, चौड़ा, इस तरह से। तो आप पूरी तरह से समझ गए हैं स्वर क्या है, उनके मात्रा चिन्ह क्या है, मात्रा का प्रयोग कैसे होता है, और उदाहरण भी आपने अच्छे से देख लिया। अब स्वर को समझने के बाद में हम आ जाते हैं व्यंजन पर, ठीक है ना, कॉन्सोनेंट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वरों की सहायता के बिना कर ही नहीं सकते, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। अंग्रेजी में स्वर को कहते हैं वॉवेल्स और व्यंजन को कहते हैं कॉन्सोनेंट। तो कुल मिला के बात क्या कही जा रही है आप यहां पर, कि आप जब वर्णों का उच्चारण कर रहे हैं उसके उच्चारण में आपको स्वरों की सहायता लेनी पड़ रही है, क्योंकि अगर आप सहायता नहीं ले रहे तो उनका उच्चारण संभव ही नहीं हो पा रहा। तो उन्हें आप क्या कह रहे हैं, व्यंजन कह रहे हैं। इनके उच्चारण में मुंह की हवा जो है वो कहां कहां से निकल रही है, कंठ से, जीभ से, दांत से, होठ से आदि रुकावट के साथ बिल्कुल बाहर आती है। जैसे देखिएगा, उदाहरण से, फिर मैं कह रहा हूं उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ में आता है। अब व्यंजनों के भेद समझेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। मैंने आपसे कहा था ना कि हिंदी बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है, क्यों कहा था अभी आप समझेंगे, मैं आपको बताऊंगा वहां पे रोक करके। तो व्यंजनों के मुख्य रूप से तीन भेद है, तीन प्रकार। कौन कौन से? सबसे पहला है स्पर्श। स्पर्श मतलब क्या होता है कि जब भी आप इनका उच्चारण करेंगे इन व्यंजनों का, तो जो आपकी जीभ है ना वो मुख से अलग अलग स्थानों को स्पर्श करेगी, अलग अलग स्थानों को। इनकी संख्या है कुल मिला के 25। जैसे देखिए कौन कौन से हैं। एक है क वर्ग, एक है च वर्ग, एक है ट वर्ग, एक है त वर्ग, एक है प वर्ग। देखिए क बोलिए, क बोलिए, क। ऐसा लग रहा है ना आपकी जीभ का हल्का सा हिस्सा जो है आपके कंठ से टकरा रहा है, ठीक है। फिर ख बोलिए, ख में भी आपको ऐसा महसूस हो रहा है वहीं से टकरा रहा है जहां से क में टकराया था। ग, घ, ङ। तो अब एक बात ध्यान में रखिएगा, ये जो क, ख, ग, घ आपने बोला ना, यहाँ पे कंठ से शुरुआत हो रही है। आपके मुंह की शुरुआत जो है वो होठ से नहीं होती। होठ तो आपके मुंह का बाहरी हिस्सा है, कंठ से आपके मुंह की शुरुआत होती है। जब आप छोटे हैं या मान लीजिए विद्यार्थी हैं, स्कूल में जा रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, तो सबसे आखिर में आपने क्या पहना? अपने शूज पहने। लेकिन जब आप घर में आते हैं तो सबसे पहले क्या उतारते हैं? अपने शूज, अपने जूते सबसे पहले उतारते हैं। जो चीज़ें आपने सबसे बाद में पहनी वो आपको सबसे पहले उतारनी पड़ती है, और जो चीज़ आप शुरुआत में पहनते हैं वो आपको अंत में उतारनी पड़ती है। तो इसको आप समझिएगा कि शुरुआत कहाँ से हो रही है हमारे मुख की। हमारे मुख की जो शुरुआत है वो कंठ से हो रही है। होठ इसका बाहरी हिस्सा है, हम होठ तक आएंगे, कंठ से होठ तक आते हैं। हमारे मुख की शुरुआत, मुंह को ध्यान में रखते हुए ये भाषा का निर्माण किया गया है, इसलिए वैज्ञानिक है। जरा च बोलिए, च में देखिए, महसूस कीजिए जीभ कहाँ टकरा रही है। च, छ, ज, झ, इया, है ना। अंतिम वाले इन वर्णों को छोड़ दीजिए, चार पे ध्यान दीजिए। फिर ट वर्ग है, ट, ठ, ड, ढ, अण। आप धीरे धीरे बाहर की तरफ आ रहे हैं। त बोलिए, अब दांत पे टकरा रहे हैं। त, थ, द, ध, न। अब प बोलिए, होठ पे आ गया, प, फ, ब, भ, म। बिल्कुल। तो ये स्पर्श के आधार पर है कि जीभ का
मुख के अलग अलग स्थानों पर स्पर्श हो रहा है, स्पर्श कर रही है, इसीलिए वैज्ञानिक है। अंतस्थ, अब अंतस्थ व्यंजन क्या है इसको समझिए। इनका जो उच्चारण है स्वर और व्यंजन के बीच का लगता है, इसलिए इन्हें अंतस्थ कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, ये बात आप याद रखेंगे। ये कौन कौन से हैं? यर लव। अब प फ ब भ म बोल देंगे तो उसके बाद यर लव वही आएगा ना, तो यर लव क्या है? अंतस्थ है। आप तय नहीं कर पा रहे हैं कि इनका जो उच्चारण है वो स्वर में है या व्यंजन में। यह बोलिए यर लव, यर लव। पूरी तरह से जीभ सब में नहीं टकरा रही। यह बोलिए, या में कहा जीभ आपको पूरी तरह से कहीं टकराती हुई महसूस हो रही है, अंतस्थ है। फिर है ऊष्म, नाम से स्पष्ट है ऊष्म। इसके उच्चारण में क्या हो रहा है? जो वायु है ना वो रगड़ रही है, रगड़ मार रही है। रगड़ खाने से क्या हो रहा है? एक प्रकार की गर्मी पैदा हो जाती है, ऊष्मा पैदा हो जाती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी भी संख्या 4 ही है। आपको अक्सर कंफ्यूजन होता होगा कि ये 3 श जो है इनका उच्चारण कैसे किया जाए। जैसे श शक्कर का, श षटकोण, स सरोते का, या फिर स कह लीजिए आप, है ना। सादा अगर आपको लिखना है हिंदी में तो आप स का प्रयोग करेंगे, संतरा बोलना है तो स का प्रयोग करेंगे, इस तरह से। तो तीनों के अलग अलग उच्चारण है, मैं करके बताऊं। शक्कर, षटकोण, संतरा, समझ गए आप? इस तरह से तो ये ऊष्म व्यंजन के अंतर आएंगे और इसमें ह भी आएगा। ह बोलिए, ह। ऐसा लगा ना अंदर से, भीतर से ऊर्जा उत्पन्न हुई, ऊष्मा उत्पन्न हुई, है ना, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत रखा जाता है। तीनों समझ गए ना आप? स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। अब एक विशेष बात है यहां पे आपको ध्यान में रखनी है। यह विशेष बात क्या है जो आपको यहां पे ध्यान में रखनी है? कि जब भी किसी व्यंजन में अ की ध्वनि नहीं मिली होती, यानी उसमें अ नहीं होता, ठीक है, तो नीचे एक तिरछी रेखा खींच दी जाती है, जिसे ह कहते हैं या अलंत कहते हैं। जैसे कि मैं यहां पे लिखा हुआ अभी मैं आपको बताता हूं। मैंने अभी आपको क्या बोला था कि ये क को आप ऐसे लिखेंगे, इसमें आप क्या लगा देंगे? यहाँ पे हलंत लगा देंगे। इसका अर्थ है कि ये आधा अक्षर है। ये अक्षर कैसा है? आधा है। अगर आपको मिट्टी लिखना हो, है ना, आप स्क्रीन पे देखिए, मिट्टी लिखना हो तो म में छोटे ई की मात्रा, आप मिट्टी ऐसा भी तो लिख सकते हैं, लेकिन अभी आप बोलेंगे गलत लिखा है जब तक मैं बीच वाले ट में ये हलंत नहीं लगा देता। अब आप कहेंगे कि हाँ, अब ये मिट्टी सही लिखा है ना। तो इसीलिए जब अ का उच्चारण नहीं होगा तो आपको हलंत लगाना पड़ेगा, जैसे यहां पे लिखा है क में और ये म में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त का मतलब क्या होता है? जोड़ के, संयुक्त रूप से देख रहे हैं, इसको भी समझिएगा। जब भी कोई शब्द आपके सामने आए जिसमें, ध्यान से सुनिए, जब भी कोई शब्द आपके सामने आए जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यंजन है और उनके बीच में कोई स्वर ध्वनि है ही नहीं, तब आपस में जुड़ करके इन्हें आप कहेंगे, उच्चारित करते समय या लिखते समय आप कहेंगे कि ये जो है संयुक्त के अंतर्गत आ रहे हैं। जैसे कि अब आप बोलिए रक्त। रक्त में क्या हो रहा है? आप इसको लिखेंगे कैसे? इसका संधि विच्छेद करिए रक्त का। मैं स्क्रीन पे लिख के दिखाता हूं, ध्यान से देखिए। र लिखा आपने, इसमें हलंत लगाइए, इसमें अ जुड़ जाएगा, तभी तो ये पूरा र बनेगा। धन। अब क आएगा, रक्त लिख रहे हैं हम ना, तो क कैसा है? क आधा है, इसके बाद कोई स्वर नहीं है। फिर आ जाएगा आपका त, इसको पूरा करेंगे आप, तब ये मिलकर के बनाएगा रक्त। तब आप कहेंगे कि इन दोनों, आप क्या कहेंगे यहां पे? कि इन दोनों व्यंजनों के बीच में कोई स्वर ध्वनि नहीं है ना। क बेचारा कैसा है? आधा सा है, इसमें तो स्वर है ही नहीं, तो आप इसे कहेंगे कि यह संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। हिंदी में कुछ ऐसे भी संयुक्त व्यंजन हैं, यहां पे ध्यान दीजिएगा, जिनमें लिखाई में बिल्कुल ये नया रूप धारण कर लेते हैं। ऐसा लगता है कि अच्छा हाँ ठीक है, इसमें तो नहीं, लेकिन आप समझिएगा कि ये भी वही है। जैसे कि कक्ष। अब ये जो कक्ष लिखा है ना, एक मिनट में इसको मिटा के बताता हूं। ये जो कक्ष लिखा है ना, कैसे लिखा है? ये यहां पे लिखा हुआ भी है, आधा क है और श है, उससे मिलके एक कक्ष बना है। लेकिन उच्चारण करते समय आप ये जो श है इसका उच्चारण नहीं करेंगे। उच्चारण इसका कैसे होगा? इसका उच्चारण होगा ये क, धन, और श की जगह ये आएगा, ये वाला। तब आप बोलेंगे छ, कक्ष, ऐसा, इस छ के लिए। उच्चारण के समय की बात कर रहा हूं मैं, उच्चारण ऐसे करना है आपको, बाकी लिखते समय तो आपको ये षटकोण वाला श ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद में देखिए आगे क्या है? आगे लिखा है त, र, ये त्र के लिए प्रयोग में लाया जाता है, इस वाले के लिए। तो इसको तो ऐसे ही उच्चारण करते हैं त्र बोल के। नेत्र, त्रिकाल,
तो ये सब क्या है, ये सब की सब संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ज, आधे ज के साथ इया जोड़ दिया, ज्ञ बन गया, यज्ञ हो गया, ज्ञान हो गया। आधा श है ये शक्कर वाला, इसमें र जोड़ दिया, इसको ये श्र पढ़ेंगे, श्रम, श्रवण, इस तरह से। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है चीजों को समझने के लिए, तभी तो आप अच्छे से समझ पाएंगे ना कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे से समझ गए कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, कैसे इनका प्रयोग किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं वर्णों का उच्चारण स्थान, ऑर्गन्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन। ये क्या होता है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। वर्णों के उच्चारण की बात की जा रही है ना, कैसे आपको प्रोनाउंसिएट करना है, सही से उच्चारित करना है। ये कैसे होता है, आपका जो वोकल इंस्ट्रूमेंट है, जो वाक यंत्र जिसे कहा गया है, उसकी सहायता से गले में कुछ यंत्र लगाए ना, जिसकी वजह से आप बोल पाते हैं। जिस भाग से जो भी वर्ण आप उच्चारित करेंगे, उस भाग से उसी वर्ण का वो उच्चारण स्थान कहलाएगा। ध्यान से समझिएगा, आपके मुंह में जिस भाग से भी आप किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, उसका नाम उसी भाग के आधार पर रख दिया गया। जैसे समझिए, ध्यान से समझिए, स्वर तंत्रियां, मुख विवर, नासिका विवर, मूर्धा, जिह्वा, श्वास नली, ओष्ठ। जब आप प फ ब भ म बोलेंगे तो होठ का ही प्रयोग हो रहा है ना। बोलिए, प बोलिए, प फ ब भ म, तो आप इसे ओष्ठ व्यंजन कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, ओष्ठ व्यंजन। अच्छा चलिए अब एक काम कीजिए, त बोलिए, त थ द ध। तो त थ द ध में क्या हुआ, आपकी जो जिह्वा है, जो जीभ है, वो दांत से टकराई, ये दंत व्यंजन कहलाएंगे। ठीक है, इस तरह से यहां पे ये लिखा हुआ है। बिल्कुल यहां पे एक तालिका दी हुई है, इसमें हमें यही बताया है। जैसे कंठ की बात करें, कंठ से जो चीजें उच्चारित होंगी वो कौन सी है, ये अ और आ, ये तो स्वर हो गए। अब व्यंजनों पे आते हैं। व्यंजन बोलिए जरा, क ख ग घ ड़ ह। अब इसमें सब में कंठ का प्रयोग हो रहा है, तो ये तो कंठ वर्ण कहलाएंगे ना। व्यंजनों में जब आएंगे तो कंठ व्यंजन, और स्वर में जब आएंगे तो कंठ स्वर हो जाएंगे। ये तालु का प्रयोग हो रहा है, देखिए ई ई, अब ये स्वर हो गए। अब व्यंजन का प्रयोग होगा, इसमें भी यहां पे तालु का प्रयोग हो रहा है। बोल के देखिए, च छ ज झ इया य श, इन सब में कहीं ना कहीं आपके तालु का प्रयोग हो रहा है। च बोलेंगे तो जीभ तालु से टकरा रही है, इसलिए ये तालव्य व्यंजन कहलाएंगे। मूर्धा, मूर्ध देखिए, र। अब ट बोलिए, ट, जो जीभ आपकी ट बोलते समय जहां टकरा रही है ना, उसे कहते हैं मूर्धा। ठीक है, ट ठ ड ढ अण र श, मूर्धन्य है ये श। तो अब आपको तो इसका उच्चारण भी समझ में आ गया होगा। जब आपको श बोलना है तो जीभ को आपको तालु पे टच करना है, और जब आपको षटकोण वाला बोलना है तो जीभ को पीछे की ओर टच करना है, यानी मूर्धा में श, मूर्धन्य, षटकोण, ऐसे। अब दंत में स्वर तो नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन व्यंजन पूरे मिलेंगे, जैसे त थ द ध न ल स, ऐसे। मैं इसको मिटा दूं क्या, ये दिखेगा नहीं तो पीडीएफ में बाद में आपको। ठीक है, तो ये है दंत व्यंजन। ठीक है, समझ गए आप, इस तरह से आपको ये बताना है। फिर आप आएंगे ओष्ठ पे। किस पे आ जाएंगे आप, ओष्ठ पे। अब इसमें समझिए, जब आप ओष्ठ पे आते हैं तो क्या होता है, उ ऊ, है ना, ये स्वर हो गए। और व्यंजन में प फ ब भ म, ये आपके हो गए ओष्ठ व्यंजन, जिनका प्रयोग आप होठ से करते बोलते हैं, होठ से बोल रहे हैं। होठ के बिना बोल ही नहीं सकते आप। प बोल के बताइए बिना होठ टच करे, संभव ही नहीं है। ठीक है, नासिका की बात हो रही है, नाक की बात हो रही है, ड़ इया न अण म, इन सबको जब आप बोलेंगे तो नाक बंद करके नहीं बोल पाएंगे। नाक बंद करके ना बोलिए, ना नहीं बोल सकते ऐसा। ठीक है, फिर कंठ तालु की बात करें, यानी कंठ और तालु मिलके, तो ये ए बोलेंगे आप। इसमें कंठ और तालु दोनों का प्रयोग हो रहा है। व्यंजन में नहीं आएगा ये, इसे आप कंठ तालव्य कहेंगे। और कंठ और होठ से बोलेंगे तो कंठोष्ठ बोलेंगे। जैसे, एक मिनट इसको मिटा देता हूं, नहीं तो आप स्पष्ट देख नहीं पाएंगे। ओ बोलिए, औ बोलिए, ओ, तो इसमें आपके कंठ का भी प्रयोग हो रहा है, और तालु से भी हवा जो है वो टच होकर के बाहर आ रही है, इस वजह से इसको ऐसा कहा गया है। अब दंतोष्ठ यानी दांत और होठ से मिलकर के वो दंतोष्ठ कहलाएंगे। जैसे द बोलिए, द, इसमें कहीं ना कहीं आपके होठ का प्रयोग भी हुआ, और जो है दांत का और होठ का दोनों का प्रयोग यहाँ पे हुआ, द, इस तरह से द। तो आप समझ गए होंगे। फिर है ड और ढ का प्रयोग। अब ये क्या है, ये डमरू वाले ड में नीचे एक बिंदी लगा दी, नुक्ता लगा दिया। ढक्कन वाले ढ में एक नुक्ता लगा दिया। ढक्कन वाले ढ को क्या पढ़ेंगे, ढ, और जब इसमें बिंदी लग जाएगी तो इसको पढ़ेंगे ढ ढ ढ। पीढ़ा, बड़ा,
पढ़ना, पढ़ना, इस तरह से। समझ गए आप? मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे से समझ गए। एक होता है बड़ा, एक है बढ़ा। बड़ा मतलब जो बड़ा हुआ है, और बढ़ा मतलब बढ़ाने की बात हो रही है। पीढ़ा मतलब क्या होता है और पीड़ा मतलब क्या होता है, दोनों का अलग अलग उपयोग है। पढ़ना और पढ़ना, है ना। जैसे किसी के प्रेम में पढ़ना और पढ़ना यानी पढ़ाई करना। ईश्वर के प्रेम में पड़ गए तो वो पढ़ना ये वाला आएगा, पढ़ना है वो ये वाला आएगा। समझ गए? मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जो हमने आज की वीडियो में बहुत अच्छे से सीखी हैं। वो क्या है कि छोटी से छोटी ध्वनि जो मुंह से निकली आवाज है, जिसके और टुकड़े न किए जा सके, उन्हें हम कहते हैं वर्ण। ठीक है, इसको हाईलाइट करना सही रहेगा, लिखने से तो ये कट सकती है बातें। तो छोटी से छोटी ध्वनि जिसको और ज्यादा विभक्त नहीं कर सकते, उनके और ज्यादा टुकड़े नहीं कर सकते, उन्हें आप कहेंगे क्या? वर्ण। और वर्णों के समूह को कहते हैं वर्णमाला। अंग्रेजी का बहुत प्रसिद्ध सवाल आपसे पूछा जा सकता है, बताइए अल्फाबेट कितने हैं? आप कहेंगे 26 है इंग्लिश में। वो गलत जवाब हो जाएगा, क्योंकि वर्णमाला तो एक ही है, लेटर्स हैं 26, ए से लेके जेड तक के, है ना। तो वर्णमाला क्या है और वर्ण क्या है, इसका फर्क आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक है ह्रस्व स्वर और एक है दीर्घ स्वर। ह्रस्व क्या है, दीर्घ क्या है, दोनों हमने बहुत अच्छे से आज के वीडियो में समझा है। एक और चीज है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। अब यहां पे ये बोला जा रहा है कि ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता के बिना बोले ही नहीं जा सकते, वही तो व्यंजन कहलाएंगे। हमने बहुत अच्छे से समझा, और अंत में हमने क्या समझा कि व्यंजन के 3 भेद हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आपसे एक निवेदन भी है कि आप जरूर इसे अभी शेयर कर दीजिए अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ में। ये श्रृंखला हम इसीलिए लेके आए हैं आपके लिए, आपकी सहायता के लिए, ताकि आप इसी तरह से पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ऐसे और वीडियोज आते रहें, तो आप इसे जल्दी से जल्दी अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, कितना पसंद आया। बाकी आपसे जल्दी मुलाकात होगी अगले नए वीडियो में, अगली नई जानकारी के साथ में, और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।